हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फौलादी एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल फौलादी एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों इसे लाइक भी कर दिया करें। तो 18 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग CSW का सदस्य किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा भारत। तो इसका आंसर डी है, संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग CSW का सदस्य भारत को चुना गया है। तो भारत 2021 से 2025 तक 5 वर्ष के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग UNCSW का सदस्य बनाया गया है। इसे देश में इस रेस में जो सदस्य बनने के लिए जो रेस थी, इसमें थे भारत, अफगानिस्तान, चीन, और इस जो चुनाव में जीत हासिल हुई है वो भारत को हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग के बारे में आपको बता दूं, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यह प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है जो लिंग समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी फुल फॉर्म है मतलब UNCSW की है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वोमेन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया, न्यूयॉर्क में है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में पारित विमान संशोधन विधेयक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इसमें पूछा जाता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन में जो है वो सारे ऑप्शन वो सही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मैं इन ऑप्शंस को आपको बताता हूं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है, यह विधेयक विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करना चाहता है। तो दोस्तों ये हमारा राइट है ऑप्शन। और सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, इस का उद्देश्य नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करना है जिसमें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA भी शामिल है। तो दोस्तों ये भी हमारा राइट है। और हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन क्या है, नए नियमों के तहत उल्लंघन के लिए जुर्माना राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों ये भी आंसर हमारा सही है। इस तरह के क्वेश्चंस में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये पूछता है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ए। तो दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक में राजेश खुल्लर को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये राजेश खुल्लर जो हैं ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। अब राजेश खुल्लर प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो ये हरियाणा के जो CM हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके प्रधान सचिव हैं राजेश खुल्लर। ये विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत, भूटान और बांग्लादेश और श्रीलंका सहित जो एक देश हैं, इनके जो एक समूह है उसका प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब भारत, ये जो कंट्रीज हैं इनका प्रतिनिधित्व बन के चुना गया है वर्ल्ड बैंक में राजेश खुल्लर को। दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया फॉस्फीन गैस निम्नलिखित में से किस ग्रह पर पाया गया है? तो दोस्तों ये जो हमारा फास्फीन गैस पाया गया है शुक्र ग्रह पर पाया गया है। तो फास्फीन गैस के मिलने से वहाँ पर जीवन के मिलने की आशंका है। और ये फास्फीन गैस जो है, ये विशेषज्ञों की एक टीम ने शुक्र के वायुमंडल में फास्फीन गैस का पता लगाया है जो पृथ्वी पर जीवित जीवों के साथ जुड़ा हुआ है। अब फास्फीन जो है यह एक केमिकल कंपाउंड है, मतलब एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र है PS3। यह रंगहीन ज्वलनशील एक विषैली गैस है। और शुक्र जो है यह सूर्य से दूसरा ग्रह है जिसे सुबह या शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि सुबह का तारा, भोर का तारा या शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। तो दोस्तों ये फॉस्फीन गैस कहाँ पर मिली है? तो ये शुक्र ग्रह पर मिली है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई मेकेदातु परियोजना किसके बीच विवाद का कारण है? तो इसका आंसर है हमारा सी, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो ये मेकेदातु जो परियोजना है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद का कारण बनी हुई है फिलहाल में। और दोस्तों ये न्यूज में क्यों बनी हुई है?
क्योंकि कर्नाटक सरकार रामनगरा जिले में मेकेदातु के पास कावेरी नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए केंद्र से परमिशन लेने जा रही है। जो कर्नाटक सरकार है वो सेंट्रल से परमिशन लेने जा रही है बांध के लिए। तो इस पर तमिलनाडु ने एक तर्क दिया है कि इस परियोजना से तमिलनाडु में कावेरी नदी की जो जल प्रवाह है, जो यहाँ पर जल प्रवाहित होता है कावेरी नदी में, उस पर वो प्रभावित होगा, मतलब उस पर फर्क पड़ेगा। इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जून से जनवरी की अवधि के दौरान तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने हेतु कर्नाटक के कावेरी बेसिन में मौजूदा भंडारण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने मिशन शक्ति के तहत एक डाक टिकट शुरू किया है जिससे हाल ही में समाचारों में देखा गया है। इसका आंसर है हमारा डी, मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति नाम से भारत सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति की स्मृति में एक डाक टिकट शुरू किया है, जो फिलहाल में न्यूज में बना हुआ है। तो दोस्तों 15 सितंबर को अभियंता दिवस के अवसर पर भारत की पहली एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल पर एक स्वनिर्धारित स्टैंप को मिशन शक्ति की स्मृति में लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों मिशन शक्ति क्या है, तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 27 मार्च 2019 को ओडिशा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल परीक्षण शक्ति का सफल परीक्षण किया था। अब दोस्तों DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2020 का विषय क्या था, मतलब इसकी थीम थी। इसका आंसर हमारा बी, कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। तो दोस्तों अभी फिलहाल ही में 15 सितंबर को हमने अपना अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया था 2020 में। तो इसकी थीम थी कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार इसे कब मनाया गया था, तो पहली बार इसे 2007 में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को चिन्हित किया गया था, लेकिन इसे पहली बार मनाया गया था 2008 में। तो इसकी थीम तो मैंने आपको बता ही दी, इसकी थीम है कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। तो इस लोकतांत्रिक दिवस को प्रति वर्ष हम 15 सितंबर को मनाते हैं। इसका मतलब है जनता की मर्जी से जनता द्वारा चुनी गई सरकार। पूरे विश्व में अमेरिका पहला ऐसा देश है जहां पर जनता द्वारा चुनाव राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, हाल ही में समाचार में देखा गया बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा ए है, सहकारी बैंकों का पुनर्गठन। तो अभी फिलहाल ही में समाचारों में देखा गया बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 सहकारी बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित है। तो दोस्तों हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को संकटग्रस्त सहकारी बैंकों के पुनर्गठन की शक्तियां देने के लिए नया बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया है। इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया जाएगा तथा उसके स्थान पर अध्यादेश 2020 को लाया जाएगा। मतलब निर्मला सीतारमण जी ने ये संशोधन किया है, 1949 के स्थान पर 2020 के संशोधन को लाया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, समीर कुमार खरे को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ADB-C, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक में समीर कुमार खरे को अभी कार्यकारी निदेशक के रूप में बनाया गया है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको वर्ल्ड बैंक में बताया था राजेश कुमार खुल्लर को, और यहाँ पे एशियाई विकास बैंक में किसे चुना गया है, तो यहाँ पर समीर कुमार खरे। और राजेश कुमार खुल्लर ध्यान रखना वो वर्ल्ड बैंक में, और समीर कुमार खरे एशियाई विकास बैंक मतलब ADB में। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक ADB के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें इस पद पर 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। समीर कुमार खरे के बारे में आपको बता दूं, ये असम कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में वह वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। तो दोस्तों ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में देखा गया नियो हॉव जर्ट्स जॉर्डन क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा D, ग्लेशियर है। नियो हॉव जर्ट्स जॉर्डन
ये ग्लेशियर है एक, तथा इसे 79 उत्तरी ग्लेशियर ग्रीनलैंड के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी ग्लेशियर मतलब 79 उत्तरी ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। और यह 79 उत्तरी ग्लेशियर ग्रीनलैंड के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। तो ये ग्लेशियर है, और ये जो ग्रीनलैंड के जो ग्लेशियर हैं उनमें से सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फिलहाल में उपग्रह में जो सैटेलाइट हैं हमारे, उनमें आई तस्वीरों से पता चला है कि आर्कटिक के जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमखंड, 79 डिग्री उत्तरी ग्लेशियर के टूट जाने से बर्फ का एक बड़ा स्लैब दिखाई देता है। टूटा हिमखंड लगभग 110 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। और दोस्तों 1992 और 2018 के बीच जो ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर है, वो उसके पिघलने से समुद्र का जो वाटर लेवल है, जो स्तर है, उसमें काफ़ी बढ़ा बढ़ा है। वो 1.1 सेंटीमीटर बढ़ गया है। तो इसके पिघलने से समुद्र में जो पानी है, वाटर का लेवल है, वो 1.1 सेंटीमीटर बढ़ गया है। तो दोस्तों आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक भी कर दिया करें। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।